नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आज हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिफाइन एंड इंटरप्रेट इट, देन वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। हम शॉर्ट रेंज फोर्स होती है ये देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से होती है, एंड व्हेन इट बिकम्स रिपल्सिव, व्हेन इट बिकम्स अट्रैक्टिव, वो चीज़ें हम देखेंगे। देन वी विल सी कंपैरिजन विद अदर फोर्सेज, वेदर इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड देन इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर में, वो हम देखेंगे। देन वी विल सी स्पिन डिपेंडेंस कैरेक्टर, इसका स्पिन डिपेंडेंस कैरेक्टर देखेंगे। चार्ज इंडिपेंडेंस कैरेक्टर देखना है। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेशन इफेक्ट, तो सैचुरेशन इफेक्ट उस चीज़ को हम देखेंगे, है ना। इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ, तो वो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, लेकिन ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। क्यों, कैसे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। देन वी विल सी इट्स एक्सचेंज कैरेक्टर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम बेसिकली जानते हैं क्या, नेचर में 4 फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई, ठीक है, और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये 4 फोर्सेज नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्लास 12 में भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको हल्का सा और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, समझ में आए चीज़ें। तो देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम न्यूक्लियन इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ये वो फोर्स है जो बाइंड करती है किसको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर टू फॉर्म एन एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने का काम, ठीक है ना, सो दैट न्यूक्लियर गेट्स फॉर्म्ड। तो वही होती है हमारे पास का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, बाइंडिंग एनर्जी को, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई को, ठीक है। हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें जो थी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, समझ में आई चीज़ें। एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई इज कंसिडर्ड, वी विल सी इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। हम आने वाले लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक मूवमेंट के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट, उन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरेटिकल सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन था ना, वाई न्यूक्लियर फोर्सेज अराइजेस, ठीक है ना, वो हमें सबसे पहले किसने दिखाया था, युकावा ने। ये जापानीज फिजिस्ट थे, थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। तो इन्होंने 1935 में बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेज क्यों अराइज होती है, ठीक है। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1949 में, समझ में आई चीज़ें। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्सेस की, ठीक है ना, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, शॉर्ट रेंज। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अब देखो, कहने का क्या मतलब, देखो सपोज मेरे पास, देखो ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। सपोज लेट अस सपोज इट इज आर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी ना आर, तो हम इसको देखो ऐसे समझते हैं, सपोज ये, ठीक है ना, आर ऐसे इंक्रीज कर रही है, तो लगभग यदि 2.5 फर्मी मीटर, तो 2.5 फर्मी मीटर का मतलब कितना हो गया, लगभग 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना। तो मैंने बताया था 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, ठीक है। देखो कितना माइक्रोस्कोपिक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, वो ये काफ़ी क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। देखो मतलब न्यूक्लियर फोर्स का एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज है, तो इट बिकम्स नेग्लेजिबल एट डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 2 या 3 फर्मी मीटर, यानी ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ लगभग 2.5 फर्मी मीटर, ठीक है ना। तो 2 या 3 फर्मी मीटर के बाद या 2.5 फर्मी मीटर के बाद अप्रोक्सीमेटली ये फोर्स क्या हो जाती है, नेग्लेजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इस रेंज में की यदि मैं बात करूँ, तो इसके बाद तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती, समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ है। और ये अट्रैक्टिव होती है एट इंटरमीडिएट डिस्टेंस। तो यदि मैं बात करूँ लगभग 0.8, ठीक है, या 0.8 या अप्रोक्सीमेटली 0.5 भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। एकदम से शार्प डिक्रीज नहीं होता है, समझ में आया। अब जैसे मैंने कहा ना भाई 2 से 3 फर्मी मीटर के बाद क्या होती है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज मैंने 2.5 फर्मी मीटर ले लिया, तो ऐसा नहीं कि भाई ये 2 हो गया, 2 के बाद बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है 0, समझ में आया, ठीक है। तो यदि 0.8 और 2.5 फर्मी मीटर के बीच में डिस्टेंस यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है, तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है ना। यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, समझ में आया। तो इंटरमीडिएट यदि डिस्टेंस है 0.8 लगभग, या 0.5 के से ज़्यादा और 2.5 से कम यदि है, ठीक है ना, तो लगभग 0.5 फर्मी मीटर से ज़्यादा है, 2.5 के आसपास है, तो उससे इसके बीच में है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है काफ़ी क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है ना। पुलिंग न्यूक्लियंस टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर इसका कैसे आता है, हमें जब युकावा थ्योरी में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, उसमें हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सो एट डिस्टेंसेज लेस देन अबाउट
0.5 अबाउट 0.5 या अबाउट 0.8 लेस देन 0.8, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो इसमें ये क्या होती है, रिपल्सिव। यदि जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियन के बीच में वो 0.8 से कम है या 0.5 से कम है, लगभग इतना, ठीक है, क्योंकि एकदम से शार्प नहीं होता, ठीक है ना, तो ग्रेजुअली क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है ना, 0.8 या 0.7 के बाद में, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ है, तो लगभग 0.8 फर्मीमीटर या 2 फर्मीमीटर के बीच में अट्रैक्टिव, और उससे कम क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि इससे कम यदि डिस्टेंस होगी तो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज द रीजन विच प्रिवेंट्स न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग। यदि भाई 0.8 फर्मीमीटर से नीचे भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो ये दोनों तो क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, यदि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, है ना। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो एक रिपल्सिव नेचर भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, जो इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, एंड एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियॉन्स डू नॉट सिंपली मर्ज इनटू ईच अदर। समझ में, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ये हो गया। अब देखो, अब है ना, इसको अब यदि हम ध्यान से इसको समझे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो मेरे पास सिंपली न्यूक्लियर सेपरेशन हो गया, ठीक है, आर, समझ में आया, और हमारे पास ये क्या हो गई, फोर्स, ठीक है। अब देखो, यदि फोर्स पॉजिटिव होती है, तो यदि फोर्स क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहने का मतलब देखो ये वाला हिस्सा तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है। और फोर्स यदि की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। समझ में आया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स का जो वेरिएशन होता है ना, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, तो वो क्या है, लगभग 0.5 जैसे मैंने बताया, 0 पॉइंट के आसपास के बाद रिपल्सिव होता है। तो डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिपल्सिव, ठीक है। और ये लगभग आप यहाँ मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 2.5, ठीक है। तो इसके बाद तो देखो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट 0, ठीक है ना, ग्रेजुअली 0 कर गई। तो 2.5 के बाद फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो गया, इट अप्रोचेस 0 हो गया। और 0.5 से क्या है, कम होगा डिस्टेंस, तो देखो ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और यदि जो डिस्टेंस है देखो 0.5 या लगभग 2.5 के बीच में होगा, तो इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। समझ में आया, तो ये होगा, अट्रैक्टिव होगा। और लगभग आप ये देख सकते हो रेड कलर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो आप नीचे हमने देखा अभी, ठीक है। तो ये 0.5 से नीचे यहाँ तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, ये रिपल्सिव नेचर है। और इससे बाद में ये क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर। तो आप देख सकते हो लगभग, है ना, तो मतलब 2 के बाद या 2-3 के बीच में ना लगभग 0 हो गया, तो 3 के बाद में तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो ही जाता है 3 फर्मीमीटर के, ठीक है। तो उन्हें एवरेज हम ले लेते हैं 2.5 के बाद 0 हो गई फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम लगभग कितना होता है, ठीक है, यदि हम बात करें तो 1 फर्मीमीटर के आसपास, ठीक है ना, 1 फर्मीमीटर के आसपास, ठीक है ना, समझ में आया, ये 1 फर्मीमीटर हो गया। तो 1 फर्मीमीटर के आसपास जो होता है स्ट्रॉन्ग हमारे पास वो होगा, हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम फोर्स आ गया ना इधर, ठीक है। यदि मैं देखो इनके बीच में यदि बात करूँ, ठीक है ना, 0.5 और 1 के बीच में तो थोड़ा डिक्रीज, मतलब यदि मैं देखो इस तरफ जाऊँ, डिस्टेंस और कम करता जाऊँ, तो देखो फोर्स यहाँ होगी, और डिस्टेंस कम करो फिर फोर्स होगी, तो फोर्स कम होने लगती है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ऑन एंड अराउंड 1 के अबाउट फोर्स क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, समझ में। अब ये जो ब्लू आप देख रहे हैं, ये रिपल्सन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, रिपल्सन है। तो हम जानते हैं 2 प्रोटॉन के बीच में देखो, प्रोटॉन पे एक पे चार्ज Q1, दूसरे पे चार्ज Q2, और ये 4πε0 r², तो F जो कि 1/r² की तरह वेरी कर रहा है। तो सिंपली देखो ये आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंट किया है ना, प्रोटॉन के बीच में, समझ में आया, ये ब्लू कलर से, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स को यदि लिखना हो तो हम ओ एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बीच में स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव हो गई, ठीक है ना, हार्ड रिपल्सिव कोर हो गया, 0.5 और 1 के बीच में, ठीक है। अब देखो ये 0.5 और 1 के बीच में देखो है तो क्या अट्रैक्टिव, लेकिन वो वीक हो रही है, ठीक है, समझ में आया। 1 फर्मीमीटर और 2 के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होगी। और 2 के बाद तो ऑलमोस्ट देखो 0 ही हो गया, तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है इफ आर इज ग्रेटर देन 2.5। समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, ये 0.5 के रिपल्सिव हो गया, ठीक है। और यदि 0.5 से ग्रेटर देन है आर की वैल्यू और लेस देन 2.5 है, तो देखो अट्रैक्टिव होगा, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 है, ठीक है। तो हम लगभग कह सकते हैं ये नेग्लेजिबल होगा, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, समझ में आई चीज़ें। तो देखो काफ़ी शॉर्ट रेंज है, फोर्स क्या है, शॉर्ट
रेंज है, तो इस शॉर्ट रेंज के कारण ही जो फोर्स होती है ना वो इट एक्ट्स ओनली बिटवीन नेबरिंग न्यूक्लियन, सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियंस के बीच में ही वो एक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब मान लो एक न्यूक्लियन मेरे पास यहाँ हो गया, एक न्यूक्लियन मेरे पास यहाँ हो गया, ठीक है ना। सपोज एक प्रोटॉन मेरे पास यहाँ, एक प्रोटॉन मेरे पास यहाँ हो गया, एक प्रोटॉन मेरे पास P2 है, तो सिर्फ इसी के साथ क्या होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2.5 फर्मीमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ना जो रेंज होती है फोर्स की वो तो मैंने जैसे बताया कम है, तो यही कारण होता है इट एक्ट्स ओनली विद नेबरिंग न्यूक्लियंस। ठीक है, और वो नेबरिंग न्यूक्लियंस के साथ ही फोर्स अप्लाई होता है, तो इसी वजह से सैचुरेशन इफेक्ट भी आता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, सो द फोर्स इफेक्टिवली एक्ट्स ओनली बिटवीन नेबरिंग न्यूक्लियन। ठीक है ना, अ न्यूक्लियन स्ट्रैक्ट्स स्ट्रांगली विद इट्स इमीडिएट, जो इमीडिएट नेबर होगा उसके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक्शन होगा, एंड विद ऑलमोस्ट नॉन ट्रैक्शन विद न्यूक्लियंस फर्दर। ठीक है, समझ में बात। अब देखो कंपैरिजन यदि करें तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इनफाइनाइट रेंज होती है, रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट रेंज। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम जानते हैं देखो 1/r² की तरह तो वेरी करता है। ठीक है, तो रेंज क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट। तो ये आप ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/r² लो फॉलो करता है। ठीक है, इसका भी रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अब देखो सन और अर्थ के बीच में कितना ज़्यादा दूरी है। ठीक है, समझ में आपको अगर भाई कुछ वैल्यू है, इनफाइनाइट कैसे हो गया। ठीक है ना, तो कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में चीज़ें। अर्थ हो गया है ना, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो इनफाइनाइट रेंज हो गई। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, लगभग 2 से 3 फर्मीमीटर के आसपास की डिस्टेंस होती है। समझ में आई चीज़ें। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 100 गुना स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, एंड अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटी एट न्यूक्लियर डिस्टेंस 1 फर्मीमीटर। अब देखो भाई, हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे, तो देखो हम जानते हैं क्या जी, ठीक है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन ले लो और एक मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो। सपोज मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स देखना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, तो जी की वैल्यू होगी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और आर ले लिया, तो हम लगभग ले लेते हैं भाई 1 फर्मीमीटर पे देखते हैं कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो। ठीक है, समझ में बात। हम न्यूक्लियर फोर्स भी हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकालेंगे, 1/4πε0। ठीक है ना, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन और 1 फर्मीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। देखो जब मैं आपको युकावा पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो हम वहाँ से न्यूक्लियर फोर्स के बीच का एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो जब हम इन देखो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह रखे, जी रखे, आर की वैल्यू 1 फर्मीमीटर रखे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। इसको फिलहाल यदि हम रेशियो लेना है तो हम इसको 1 यूनिट मान के यदि करें तो बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें करना। तो देखो ये हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला, तो सारी चीज़ें किया, तो रेशियो देखो क्या है। यदि मैं ये क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई और ये क्या हो गई, न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो यदि मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ यही तो आएगा, तो वही न्यूक्लियर फोर्स क्या है, 100 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और देखो ये क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से देखो कितना गुना ज़्यादा, 10⁻38। तो देखो 10⁻38 वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ वाई आई सेड इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, एनॉर्मस स्ट्रेंथ इज नेसेसरी टू ओवरकम द कोलम्बिक रिपल्शन। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कोलम्बिक इतना ज़्यादा होना ही चाहिए, ताकि क्योंकि नहीं तो क्या होगा भाई, हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, 10⁻38। प्रोटॉन ही तो होते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होगा। ठीक है, या न्यूट्रॉन के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पर तो कोई चार्ज इन्वॉल्व, ये तो यहाँ पर जो हमारे पास, मैं आगे आपको बताऊँगा कि देखो यहाँ पर तो कोई, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, ये भी दोनों न्यूट्रल है, यहाँ पे दोनों पर चार्ज है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अपना दोनों प्रोटॉन यदि लूँ, एक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन लेना पड़ेगा मैं, तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, तो रिपल्सन यदि होगा तो दोनों दे विल फ्लाई अपार्ट। ठीक है ना, तो कोलम्बिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समझ में आई चीज़ें। दूसरा देखो जो न्यूक्लियर फोर्स पोटेंशियल है उसका डेप्थ कितना है अप्रोक्सीमेटली, तो न्यूक्लियर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी आप मान के चलिए लगभग 50 से 100 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी यदि आप 2 प्रोटॉन के बीच में निकालो एट 1 फर्मीमीटर डिस्टेंस, तो वो कितनी आएगी, 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपने 2 प्रोटॉन के बीच में क्या निकाला, कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी निकाला, वो कितना आया, 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी निकाला 2 प्रोटॉन के बीच में सेम डिस्टेंस पे, वो कितना आता है, लगभग 50 से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ में आई बात। कहाँ 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहाँ
50 से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई चीज़ें, तो ध्यान रखना। सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। बात करते हैं हम स्पिन डिपेंडेंस की। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो एक्चुअली डिपेंड करती है स्पिन पर, ठीक है। तो मेरे पास सपोज जो प्रोटॉन है, ठीक है, तो वो ठीक है ना, तो वो स्पिन करेगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन है उसमें भी क्या होता है, स्पिन होता है। तो जो ये स्पिन का जो ओरिएंटेशन है ना, ठीक है, कैसे है, दोनों का डायरेक्शन सेम है या इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, या दोनों का डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, या दोनों एंटी पैरेलल है, किस तरीके से है, क्या है क्या नहीं, वो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है डिपेंड करती है स्पिन ओरिएंटेशन पर। जो न्यूक्लियर फोर्स किस पर डिपेंड करते हैं, स्पिन रिलेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है ना, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं देखो सिंगलेट स्टेट की, तो आपको मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बताया था, जब हम कहते हैं ना सिंगलेट स्टेट, है ना, तो सिंगलेट स्टेट कहने का मतलब हो गया देखो 2s+1 इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, सो ये कितना आएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो सिंगलेट है, ठीक है, तो सिंगलेट कहने का मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, ठीक है। तो 2s ये उधर चला गया 0, तो s की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, ठीक है। तो सिंगलेट स्टेट में जो ये s मेरे पास आया है, ये क्या है मेरे पास टोटल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। s क्या आ गया, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं इसको, है ना, या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, स्पिन देगा न्यूक्लियस की, ठीक है ना। टोटल इस दो जो रिजल्टेंट स्पिन है हमारे पास ये 2 न्यूक्लियन की। तो यदि ये 0 आ रहा है तो सपोज, तो इसका मतलब क्या, स्पिन एंटी पैरेलल है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि एक इस तरीके से हुआ तो दूसरा इस तरीके से हुआ, तो स्पिन्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स वीक होती है इस स्टेट में। यदि 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक का स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक का सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या एंटी पैरेलल यदि है, ठीक है, कहने का मतलब, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, सबसे वीक होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स है सबसे वीक। तो मान लो 2 न्यूक्लियन हो गए, तो वो तो बाइंड ही नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिस्टम होता है ना सिंगलेट स्टेट में, वो अनबाउंड होगा। समझ में आया, क्योंकि वीक है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सिंगलेट स्टेट में मिलेंगे ही नहीं आपको। सो इसी वजह से ना, जो देर इज नो बाउंड स्टेट, डाई न्यूट्रॉन, आप कोई न्यूक्लियाई मुझे बता दो जिसमें मात्र 2 न्यूट्रॉन हो, है ही नहीं। या 2 प्रोटॉन हो, भाई सिर्फ 2 प्रोटॉन है ही नहीं। समझ में आई बात। तो यदि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है ही नहीं, क्योंकि यदि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास ऐसे, मतलब बाउंड स्टेट में वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सिंगलेट, समझ में आई बात, एंड द सिंगलेट न्यूट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और वो सिंगलेट स्टेट में है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आए। अब बात करते हैं ट्रिपलेट स्टेट की, यानी यदि कहीं 2 न्यूक्लियन है, ठीक है, कहीं क्या है 2 न्यूक्लियन है, तो स्पिन और वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ट्रिपलेट स्टेट ही होगी, ठीक है। तो 2s+1, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट में s का वैल्यू, ये हमारी ये जो इसका वैल्यू होगा, ये s का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1/2, ठीक है। समझ में आई बात, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हैव आई डन सम मिस्टेक, नो आई डोंट, सॉरी वी डिड, ठीक है। तो ट्रिपलेट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ट्रिपलेट स्टेट में जब हम कहते हैं, तो ट्रिपलेट स्टेट में इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2, तो 3 ट्रिपलेट स्टेट है ना, ठीक है। सिंगलेट के लिए तो देखो 1 हो गया, ये हमारे पास 1 था, ये ट्रिपलेट स्टेट है, कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ में आई बात। यानी जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है मेरे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो कितना आया, रिजल्टेंट 2 न्यूक्लियन का 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया ट्रिपलेट स्टेट में। तो ट्रिपलेट स्टेट में था, तो ये हमने 2s+1 की कितना किया 3। समझ में आया। तो स्पिन इस केस में क्या होंगी, पैरेलल। तो एक यदि ऐसे है तो एक ऐसे होगा, तो इसका 1/2, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो एक का 1/2 है, एक का 1/2 है, रिजल्टेंट मुझे कितना देगा 1 देगा। समझ में आई बात, दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, या दोनों डाउनवर्ड होंगे, ऐसे होंगे, तो ये -1/2 है, तो यदि -1/2 है, दोनों क्या देंगे -1, है ना। मैं मोड़ लूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो स्पिन्स क्या होंगे, पैरेलल। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इस स्टेट में, समझ में आई बात। तो ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट ओनली इन द ट्रिपल स्पिन स्टेट। जो ड्यूट्रॉन होता है ना, ड्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है, आइसोटोपिक होता है हाइड्रोजन का, ये, ठीक है। तो देखो इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है वो पैरेलल होती है। तो ड्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि वो ट्रिपलेट स्टेट में क्योंकि फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। समझ में बात, तो ये ध्यान रखना। तो मोर जनरली हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है वो स्पिन टर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि एक न्यूक्लियन का स्पिन यदि मेरे पास s1 है, ठीक है ना, इस वेक्टर मैंने लिया, √s2, समझ में,
तो स्पिन जो पर भी डिपेंड करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम इनको ना निकालेंगे, हम न्यूक्लियर पोटेंशियल को निकालेंगे स्पिन टर्म्स पे, चार्ज इंडिपेंडेंस पे क्या होता है सारा। हम जब मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स MSc के सिलेबस पढ़ाऊँगा तब हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्पिन ऑपरेटर्स हो गए 2 न्यूक्लियॉन्स की। बात करते हैं चार्ज इंडिपेंडेंस। तो यानी चार्ज इंडिपेंडेंस का मतलब होता है चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 2 प्रोटॉन के बीच में हो, या न्यूक्लियन के बीच में हो, ठीक है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो, ठीक है। समझ में आया? सेम रहती है, मोर और लेस सेम रहती है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। समझ में आई बात? जब यदि हम कोलम्ब रिपल्सन को इग्नोर कर दें, क्योंकि देखो इसमें ना कोलम्ब रिपल्सन भी होगा, वो दूर भागाने का प्रयास करेगा, तो न्यूक्लियर फोर्सेज आप कहोगे इट माइट गेट सम वीक, है ना। लेकिन मोर और लेस जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है सेम रहती है ना। तो यानी इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ठीक है। समझ में आई बात? तो चार्ज इंडिपेंडेंस होती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तो ध्यान रखना स्पिन स्टेट सबका सेम होना चाहिए, सबका स्पिन स्टेट क्या होना चाहिए? सेम, तभी तो कंपैरिजन करोगे ना आप। अब ऐसा तो नहीं है आप ये सिंगलेट ले लो या ट्रिपलेट ले लो, आप कहोगे भाई ट्रिपलेट स्टेट में तो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सिंगलेट स्टेट में वीक होती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आप कहोगे देखो इन पर पॉजिटिव चार्ज था, इन पर चार्ज ही नहीं है, तो ऐसा डिपेंड चार्ज पर डिपेंड करे नहीं। आप जब भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, तो हमने स्पिन स्टेट सबका सेम रखेंगे, या हम कह सकते हैं क्वांटम स्टेट सबका सेम लेंगे, ठीक है। और जब हम देखेंगे कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आया? तो इसी प्रॉपर्टी को चार्ज इंडिपेंडेंस हम बोलते हैं। तो एविडेंस भी हम चार्ज इंडिपेंडेंस का कहाँ से आता है? मिरर न्यूक्लियाई से, ठीक है ना। तो मिरर न्यूक्लियाई बेसिकली आइसोबार्स होते हैं विद सेम मास नंबर बट विद ZN स्वैप्ड। कहने का मतलब ये है, अब जैसे एग्जांपल आप लो, तो आपके पास ये हो गया ट्रिटियम, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया? हीलियम, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो देखो इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन सेम है, और इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन सेम है, तो इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मिरर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ाया था। तो Z और N की वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब देखो, ठीक है, तो इनमें ना जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है तो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है ना। भाई कोई सोचेगा भाई इसमें तो एक ही प्रोटॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, समझ में? तो हम आप न्यूक्लियर फोर्स निकालो, इसमें भी सेम आ रही है ना। इसमें तो 2 प्रोटॉन हो गए, भाई इसमें तो एक ही था, इसमें कितने हो गए? 2 ही प्रोटॉन हो गए, 2 हो गए। तो इसमें जब हमने निकाला तो इसमें भी सेम आ रहा है। मोर और लेस क्या चीज़ दोनों में मैटर करती है? जो मास नंबर है ना, वो 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें और न्यूट्रॉन्स इसमें जितने हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें है, ठीक है। तो किस पर कितना चार्ज है, कोई न्यूट्रल है चार्ज, इससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो ये एविडेंस है मिरर न्यूक्लियाई का, ठीक है ना। दोनों का बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस सब सेम आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेचुरेशन की। तो जैसे न्यूक्लियर फोर्स क्या एग्जिबिट करता है? सेचुरेशन एग्जिबिट करता है, मीनिंग दैट न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली विद ओनली लिमिटिंग नंबर ऑफ नेबर्स न्यूक्लियंस, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया भी था कि भाई शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, तो एक न्यूक्लियन होगा तो इसके आसपास जो न्यूक्लियन होंगे तो ये वाला सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब इंटरेक्ट करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। और आप यहाँ चाहे कितने भी आ जाए, है ना, दूर, उनसे ये क्या होगा? इंटरेक्ट नहीं करेगा, है ना। भाई आपने क्या क्या, आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले 3 लिए, आपने और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने 7 ले लिए, और बढ़ा दो, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं वो सेम ही रह रहा, फोर्स क्या रह रही? सेम रह रही, यानी फोर्स क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। क्या हो गई? सैचुरेट, क्योंकि वो जितना उसके आसपास तो जिनके साथ इंटरेक्ट करना तो उनके साथ इंटरेक्ट कर लिया। आप चाहे Z की वैल्यू इंक्रीज करो, N की वैल्यू इंक्रीज करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सैचुरेट हो गई है। समझ में आया? क्योंकि वो अपने आसपास के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, और जितने आसपास मान लो उसके 4-5 नेबर न्यूक्लियाई आ सकते हैं न्यूक्लियन के आसपास, ठीक है। भाई मान लो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो वो लफली 4-5 हो गए, ठीक है ना। समझ में आई बात? हम थोड़ा सा आगे इनका एडजस्ट करें तो ऑलमोस्ट तो ये तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसी वजह से वो क्या होता है? सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, रीजन हम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, जैसे मैंने बताया था, इसी कारण से वो क्या होती है? हमारे पास सैचुरेट होती है, और रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो एज ए न्यूक्लियर कैन ओनली रीच इट्स क्लोजेस्ट नेबर, ठीक है ना, बिफोर द रिपल्सिव कोर्स प्रिवेंट फर्दर बाइंडिंग। अब फिक्स हो गया, बस इतने पास नहीं आ सकता, इतना दूर नहीं जा सकता, बस इतना फिक्स हो गया, इतनी डिस्टेंस पे रहेगा तो इंटरेक्ट करेगा, और उतनी, समझ में आए बात? तो मतलब सैचुरेट हो गई वैल्यू। कॉन्सिक्वेंसेस भी यही है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, लगभग 8.5 है ना, 8.3 सभी के लिए, जितने भी मीडियम एंड सम हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। जब मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ाया था तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए तो ये आता है,
ठीक है, और मीडियम और सम हैवी न्यूक्लियाई के लिए ये आता है। तो ये जो वैल्यू है ये, ठीक है ना, तो ये लगभग ये वाला रीजन लगभग सेम सही रहता है। हैवी न्यूक्लियाई के लिए तो फर्दर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये वाला कुछ मीडियम और सम हैवी न्यूक्लियाई के लिए ये वाला रीजन देखो ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व की तरह रहता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, ठीक है। अब वो सेम इसलिए तो ये सेचुरेशन इफेक्ट की वजह से सेम हुई है, क्योंकि आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई हो, है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, आयरन हो गया मेरे पास, नियोन मिलेगा आपको, ठीक है ना, कोबाल्ट हो गया, तो सारे निकल हो गया, वो सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो सब में जेड की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाइज तो ऑलमोस्ट सब में सेम सेम मिलेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही होता है, सेचुरेशन अचीव कर लिया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। न्यूक्लियर डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, है ना, सभी के लिए। न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियर, हमने देखा भी था। जो रो की वैल्यू होती है ना, वो तो डिपेंड नहीं करती ए पर कि भाई, है ना, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती ए पर। समझ में आई बात। तो आप जेड की वैल्यू इंक्रीज कर दो, यानी समझ में, जेड की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब आप डिफरेंट न्यूक्लियर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रो सेम ही आ रहा है, ठीक है। वो इसी वजह से सेचुरेशन इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस भी हमारे पास लगभग इतनी आती है, ठीक है ना। अब आर ए पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है कि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये बढ़ेगी। ए पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट नॉट इन द डायरेक्ट सेंस, मतलब समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, जैसे जितना ये हो गया उतना ही हो गया, ऐसा नहीं होता, समझ में आया। मोर और लेस सेम होता है, और उस हिसाब से हमारे पास फिर आर नोड की वैल्यू एडजस्ट हो जाती है, डिपेंड करती है हम प्रूविंग कैरेक्टर हमारे पास कैसा है, समझ में आया। अब देखो, यदि मान लीजिए सेचुरेशन इफेक्ट ना हो, ठीक है ना भाई जितना ज़्यादा हम ए इंक्रीज करें या आप कह लो जेड इंक्रीज करो, सपोज न्यूक्लियर फोर्स उतनी बढ़ती जाए, न्यूक्लियर फोर्स जो है उतनी इंक्रीज होती जाए, तो यदि एवरी न्यूक्लियन इंटरेक्टेड विद एवरी अदर न्यूक्लियन, भाई एक न्यूक्लियन है ना, अब मान लो बहुत सारे न्यूक्लियन हो गए, ये हो गया लेटेस्ट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी, 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 ठीक है। तो आपके हमारे पास मान लो कितने हैं, 7 न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन कितने के साथ इंटरेक्ट करेगा, 6 के साथ। तो एवरी न्यूक्लियन इंटरेक्ट विद एवरी अदर न्यूक्लियन, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी कैसे स्केल करेगी, तो आप टोटल पेयर यदि निकालने लगो, टोटल न्यूक्लियन पेयर यदि आप निकालने लगो, तो देखो यदि मान लो आपके पास 7 न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 6 के साथ, समझ में ना। तो ये किसके साथ, इन 6 के साथ रिएक्ट करेगा। आप इस वाले को ले लो, तो ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ, तो ये 2 बार काउंट होगा, क्योंकि पहले ये इसके साथ रिएक्ट किया था, वो ले लिया, फिर जब मैं इसको लूँगा तो ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 बार ले लिया। तो मैं इसको देखो कैसे कह सकता हूँ, तो न्यूक्लियन पेयर यदि आप निकालो, तो लगभग यदि मास नंबर ए है, तो A-1 के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो रफली A-1 लगभग ये A² ले लेता हूँ, तो A²/2, ठीक है। तो रफली इतना आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है लगभग आपके पास A² के साथ वेरी करती, समझ में आया, यदि ऐसा होता तो, ठीक है। तो यानी जैसे जैसे ए बढ़ता बाइंडिंग एनर्जी भी आपकी बढ़ती, लेकिन हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऐसा तो होता नहीं है, और थोड़ा ऑलमोस्ट वो मिडल और सब न्यूक्लियाई के लिए तो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, तो न्यूक्लियर वुड बिकम अनडाउटेडली स्टेबल, भाई क्योंकि बाइंडिंग यदि सेचुरेशन नहीं है तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ए के साथ बढ़ जाती, A²/2 बढ़ जाती। तो जितना ए होता उतना बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलती, बहुत ज़्यादा मिलती। लेकिन हम क्या देखते हैं भाई, जैसे जैसे ए बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी तो लेकिन कम होने लगती है, ऐसा तो होता नहीं है, बढ़ती तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि सेचुरेशन होता है, यदि सेचुरेशन होता तो सारे ही हमें स्टेबल मिलते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। देखो, नॉन सेंट्रल फोर्सेस की यदि हम बात करें, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है प्योरली सेंट्रल नहीं है। देखो, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये जो सेंटर टू सेंट्रल लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर, उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है प्योरली सेंटर नहीं है, क्योंकि वो दो न्यूक्लियन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये इस पर तो डिपेंड करता ही करता है। वो न्यूक्लियंस का जो स्पिन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और जो मतलब एंगल है, इस ओरिएंटेशन एंगल है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, एक टेंसर कंपोनेंट हो गया। अब देखो, कंफ्यूजन नहीं होना। अब जैसे फोर्स होता है, फोर्स में क्या हो गया, एक डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है कि आप मतलब बहुत सारी डायरेक्शन आपकी होंगी, ठीक है ना। मतलब यदि कोई क्वांटिटी यदि आपके पास है और वो क्वांटिटी को आप अलग अलग ओरिएंटेशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हर ओरिएंटेशन में, हर डायरेक्शन में आपको अलग नज़र आ रही है, ठीक है ना, इट गिव्स सम डिफरेंट वैल्यू, तो वो क्या होगी, टेंसर क्वांटिटी होगी। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक टेंसर फोर्स है, ठीक है ना। इट हैज़ टेंसर कंपोनेंट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द स्पिन। अब जो स्पिन के बीच में मान लो एक न्यूक्लियन का स्पिन ये हो गया, ठीक है ना, एक का ये हो गया,
ठीक है। तो इन दोनों स्पिन के बीच में का जो ये एंगल होगा, अब एंगल कैसे आप निकाल सकते हो, देखो एक को आप ऐसे रिप्लेस कर दो, ठीक है, और इसको उठा के आपने सपोज उसको उठा के आप सपोज यहाँ पे हम वेक्टर कर सकते हैं, स्पिन वेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो ये एंगल आ गया, तो वो एंगल पर डिपेंड करेगा। एंड द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियंस, और जो लाइन है इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो दिस शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। यदि स्फेरिकली सिमेट्रिक यदि होता है तो इसका मतलब सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स में ही स्फेरिकली सेंटर टू सेंटर यदि डिस्टेंस सिर्फ इस पर डिपेंड करता तो न्यूक्लियर फोर्स, तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन ये क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर पर तो निर्भर करती है, स्पिन के ओरिएंटेशन पर भी निर्भर करती है। यदि ओरिएंटेशन चेंज हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स भी चेंज होगा, तो इसी वजह से जो शेप होती है ना न्यूक्लियस की वो भी डिस्टोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इट माइट बी ओबलेट, है ना, ठीक है, वो प्रोलेट और इट माइट बी ओबलेट, तो ये न्यूक्लियर शेप भी हम पढ़ेंगे, समझ में। तो ये है, तो इविडेंस टेंसर फोर्स का तो का यही आता है, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट मिलता है हमें, है ना। क्वाड्रोपोल मूवमेंट कहने का मतलब हो गया एक तरीके से मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, यदि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो यदि नॉन जीरो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट मिलता है जनरली हमें ड्यूट्रॉन में, तो यदि न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स होती तो ड्यूट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक होता और क्वाड्रोपोल मूवमेंट जीरो होता। या मैं इसका मतलब हम कैसे, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज यदि एक ही है, वन है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस में तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है ना प्रोटॉन का वो भी अनइवन होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है, तो जो नॉन जीरो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है कंफर्म करता है टेंसर कंपोनेंट का, तो न्यूक्लियन को के बीच का जो डिस्टेंस है, ओरिएंटेशन है ना, एंगल बिटवीन हमारे पास स्पिन है, वो सब डिसाइड करेंगे। तो इट हैज़ मल्टीपल डायरेक्शंस विच डिसाइड्स द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ टेंसर कंपोनेंट, है ना। एक डायरेक्शन तो नहीं है, एक डायरेक्शन हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया, बस, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा नहीं, ठीक है। तो जो फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज स्ट्रोंगर व्हेन देयर स्पिन्स आर अलाइंड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि भाई एक न्यूक्लियन ही हो गया, एक न्यूक्लियन ही हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, ठीक है ना, यदि स्पिन्स इसके अलाइंड होती है, ठीक है, सपोज एक ऐसे हो गई, सपोज एक ऐसे हो गई, स्पिन दोनों का, ठीक है, तो जो स्पिन बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज स्ट्रॉन्गर व्हेन देयर स्पिन्स आर अलाइंड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड वीकर व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है, तो ये ऐसे यदि होगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मात्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिन इस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जो है पर इस पर भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि हम सिर्फ दो स्पिन पैरेलल कंपोनेंट ले लें तो हम तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो टेंसर फोर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, टेंसर फोर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम एमएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर बात करते हैं, देखो एक्सचेंज कैरेक्टर की। तो देखो एक जो न्यूक्लियर फोर्स है ना हैज़ एन एक्सचेंज कैरेक्टर, कहने का मतलब है इट अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मीजोन्स। देखो मीजोन्स ना पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, तो मान लो इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ये कुछ पार्टिकल्स आ गए, तो इन सबको क्या कहा गया है, मीजोन्स। तो जब मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको तब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मीजोन्स हो गए, तो इसमें से मान लो 3 पार्टिकल मैंने उठा लिए, तो इनको मैंने कहा है पाई मीजोन्स। क्या बोलते हैं इनको, पाई मीजोन्स कहते हैं, या इनको पायोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायोन्स या पाई म्यूजियम्स। तो युकावा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई दो न्यूक्लियन के बीच में, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या ठीक है प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि इन दोनों के बीच में ना ये क्या एक्सचेंज करते हैं, पार्टिकल्स। क्या एक्सचेंज करते हैं, पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, पायोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज होता है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, पायोन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में पायोन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स अराइज होती है, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो पायोन्स जनरली 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रल हो गया और नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन क्या करता है, इमिट करता है मीजोन्स को, ठीक है, या पायोन्स कह लो, पाई मीजोन्स कह लो, जो दूसरा न्यूक्लियन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होती है। समझ में आई बात, ये है। तो ये इस तरीके से ही है। अब जैसे आपके पास एक मास ऑब्जेक्ट हो गया, मास हो गया, ठीक है ना, और एक मास ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, ये सपोज M1 हो गया, M2 हो गया, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एग्जिस्ट कर रही है? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? ग्रेविटोन। ग्रेविटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, ठीक है, ये एक्सचेंज करते हैं। आप इसको डिटेक्ट कर लो, देन यू विल गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटली अभी ग्रेविटोन को डिटेक्ट नहीं किया गया, थ्योरेटिकल बेसिस पर है, और जो ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है वो सबको ये एक्सप्लेन करता है, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्कवर नहीं किया गया है, ठीक है। अब जैसे फोटोन्स होता है, ठीक है ना, फोटोन है, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास ही हो गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास ही हो गया, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो ये दोनों क्या किस वजह से होता है? तो फोटोन्स का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? फोटोन्स का एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, विच रिजल्ट्स इनटू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से, समझ में बात। इसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी पायोन्स का एक्सचेंज होता है, विच गिव रिजल्ट टू न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो न्यूक्लियर फोर्स एज एन एक्सचेंज कैरेक्टर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आई बात। तो क्या क्या वो एक्सचेंज करते हैं? पायोन्स करते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, पाई नेगेटिव, समझ में आई बात। तो ये तो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, है ना, वाई अट्रैक्टिव फोर्स कम्स इन टू प्ले व्हेन दीज पार्टिकल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।